एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान से आज हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति ने हमेशा ही एक अलग पहचान बनाई है। बहुत सारे जाने माने कलाकार हमें राजस्थान से हमारे देश को मिले हैं। और आज भी हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं वो राजस्थान के उभरते चमकते सितारे हैं। आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो चलिए आज के अपने इस गेस्ट का स्वागत करते हैं, मिस्टर मनीष ढाका जी फ्रॉम राजस्थान, पेंटिंग आर्टिस्ट। और जानते हैं उनकी इस जर्नी की कहानी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद हम इस शो की शुरुआत करें। समाज में बढ़ती अपराध और नैतिक मूल्यों का ह्रास, कारण पाश्चात्य सभ्यता की तरफ रुझान। प्रभु राम की प्रेरणा और महान मराठी कवि श्री गदिमा जी के आशीर्वाद से श्री दत्त प्रसाद जोग प्रस्तुत करते हैं मराठी गीत रामायण का हिंदी रूपांतरण। रामायण के सभी प्रसंगों का हिंदी के 56 मधुर गीतों के रूप में सचित्र वर्णन, विश्व भर के युवाओं में प्रभु राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास। जी, स्वागत है आपका। और मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एलएसडी में। बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहूंगा, ये शायद एक क्रोम की वजह से हो रखा था, उसने अलाउ नहीं है उसमें, शायद मेरा माइक और कैमरा भी अलाउ नहीं दिखाया उसमें। जी जी, हो सकता है कुछ इशू होते रहते हैं कई बार। चलिए कोई नहीं, इस एक अच्छी चीज हुई। देखिए हर एक जो भी इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, अच्छे बुरे, कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। आज मैं एफबी से लाइव करना सीख गई। मैंने फर्स्ट एड किया है, इससे पहले मैंने कभी एफबी पे लाइव नहीं किया था। नहीं, यहाँ पे ज्यादा देखेंगे क्योंकि फेसबुक लाइव ज्यादा देखते हैं, तो एक ये भी है अभी। अच्छा, नहीं एफबी पे तो वैसे भी लाइव जाएगा। अब वो मीडियम कौन सा हम चूज करते हैं। डायरेक्ट एफबी से मैंने कभी लाइव नहीं किया। चलिए आज मैंने ये भी सीख लिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद कि चलिए हमें आपने एक नई चीज सिखा दी। और मनीष जी जल्दी जल्दी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, और कहाँ से आपकी आर्ट की जर्नी शुरू। जी मैम, मैं स्टार्टिंग में आपने बता दिया था, उस टाइम में सुन रहा था कि भी मैं राजस्थान से हूँ। और पेंटिंग में मैंने स्टार्ट किया था, पेंटिंग जब नवोदय विद्यालय में था। मैं नवोदय का नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। जैसे केवीएस होता है वैसे नवोदय है, तो वहीं मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने पेंटिंग के साथ है अभी थोड़ा ये फिल्मी लाइन में भी जाने की कोशिश है, तो ये भी साइड में स्टार्ट किए हैं। और बचपन में थोड़ा हुआ था, जैसे मेरी माता जी है वो, उनकी डेथ हो गई थी, तो कुछ मुश्किल है वो भी आई है। लेकिन वो है कि भी अपने है कि भी साथ बहुत लोग खड़े रहते हैं, जैसे मेरे ननिहाल वाले हैं, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। तो इस लाइन को मैं बना के रखा कि भाई जाना है, पेंटिंग में जाना है अपने को, इसमें कुछ अच्छा करें। और अच्छा तभी सोचते हैं जब किसी के बारे में अपन सुनते हैं कि भाई उसने इस फील्ड में अच्छा किया। तो वैसे ही मैंने एम एफ हुसैन साहब है उनके बारे में सुना था कि भाई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पेंटिंग के माध्यम से नाम भी कमाया है, पैसे भी कमाए हैं। तो उसी टाइम से मेरे भी दिमाग में आ गया, क्योंकि मेरी पेंटिंग ठीक थी, मुझे लगता था कि भाई मैं पेंटिंग में जा पाऊंगा। नवोदय में तो मुझे इतना आपकी जी 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 प्लीज। नवोदय में मुझे इतना अचीवमेंट नहीं मिला था, लेकिन वहां से आने के बाद जब अपने होता है कि भाई कुछ मिला नहीं, तो अपन उसके लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ में लग जाते हैं। तो मैं उसी टाइम लग गया था। उसके बाद मुझे जैसे मुंबई हुआ,
अपने यूपी एमपी जहाँ एग्जीबिशन होते मैं चला जाता। और एक ये भी था कि पेंटिंग के माध्यम से क्या जो एक आर्टिस्ट है पेंटिंग और एक के जो कविता लिखता है वो लोग क्या है लोगों के सामने कम आते हैं, तो उनकी पब्लिसिटी कम जी होती है। तो मेरे भी दिमाग में ये बैठ गया कि अपन पेंटिंग में आ तो गए लेकिन शायद अपने को भी कोई नहीं जानेगा, यहाँ पे पहचान नहीं होगी। तो फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया जी और उसी टाइम हर फील्ड के लोग हैं उनसे मिलना, उनसे बातें करना और इसके बारे में जानना और अपनी कला जितनी हो सके उसको पब्लिश करना। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया तो एक बहुत सशक्त माध्यम की तरह उभरा है, खासकर ये पेंडेमिक में, और ऐसी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए जिनको वास्तव में रियल लाइफ में थोड़ा मुश्किल होती है स्टार्टिंग के डेज में। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और आपने इसका सही तरीके से बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं। आप सोशल इश्यूज को लेके भी कई बार आवाज उठाते हैं, और जैसे आपने कहा कि फिल्म मेकिंग में आप जा रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है जो फिल्में आप शॉर्ट फिल्म जो आप बनाते हैं वो सोशल इश्यूज से जुड़ी हुई होती है। तो ये सिर्फ एक माध्यम है, क्या ये आपने सोशल एज अ सोशल एक्टिविस्ट ये माध्यम चुना है, या वास्तव में इन फ्यूचर आप फिल्म मेकिंग एंड उसके क्षेत्र में जाने के इच्छुक? नहीं, एक आप ये माध्यम भी मान सकते हो क्योंकि इसके माध्यम से पब्लिसिटी भी फुल होती है। और यहाँ राजस्थान में क्या है फिल्म कम बनाते हैं, तो मैं क्या एक तो जो अपने समाज में जो घटना अभी घट रही है या उसके मतलब एक ये मानो कि भी किसी कुप्रथा को लेके वैसी मैं मूवी बनाने की सोच रहा हूँ जो अभी तक नहीं बना पाई किसी ने। तो इससे क्या है लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और अपना सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को लेके। और दूसरा यदि मुझे लगा कि भाई नहीं इसमें भी अपना बढ़िया है, अपन बढ़िया सीख गए हैं, अपन मूवी बना सकते हैं और भी बढ़िया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे जानने में, क्योंकि ये भी एक कला ही है, पेंटिंग भी कला है। लेकिन पेंटिंग को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पेंटिंग के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ है। जी बिल्कुल। तो पेंटिंग के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आपकी बनाई हुई फिल्म्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस विषय पे आधारित है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं प्लीज कि आपने एज अ आर्ट जब स्केचिंग करना स्टार्ट किया, पेंटिंग करना स्टार्ट किया, तो सीखा आपने कहाँ से, आपके अपने गुरुओं के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने नवोदय विद्यालय में पेंटिंग स्टार्ट की थी। मेरे वैसे आर्ट टीचर हैं वो दो हैं, पहले सुरेश जी थे जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी इसी में। उसके बाद राजेश जी हैं वो आए, उन्होंने खूब मुझे इसमें सपोर्ट किया और उस टाइम मुझे कैनवास और ऑयल पेंटिंग का खूब नॉलेज दिया उन्होंने। नवोदय विद्यालय में 6 क्लास में 2009 में मेरा चयन हुआ था और 2010 में मैंने पेंटिंग को ये हुआ दिमाग में कि भाई अभी अपन पेंटिंग को सीखें। तो उसी टाइम जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने खूब सपोर्ट किया कि भाई ठीक है आपको करना है तो आप करें अपना जितना भी खाली टाइम हो उसमें आके, क्योंकि वहाँ क्लास टाइम में अपन पेंटिंग नहीं सीख सकते लेकिन गेम्स टाइम जो होता था उसमें मुझे सर हैं वो भी अपना टाइम देते थे। और वहीं से मुझे मोटिवेट होने का कि भी खूब मोटिवेट किया मुझे। मैंने वहाँ पेंटिंग बनाई, जैसे वहाँ एग्जीबिशन लगाए तो जितने भी स्टाफ हैं हमारे टीचर हैं उन्होंने खूब सपोर्ट किया। तो वो होता है कि भी किसी चीज़ में अपने को खूब ये प्रशंसा मिलती है तो उसको बाद में अपने आप करने की इच्छा होती है। जी बिल्कुल। तो आपने जब शुरुआत करी तो नवोदय तो लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और सारे जो है पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एजुकेशन को ज्यादा वो करते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए, अच्छी पोस्ट ले लीजिए, अच्छा पैसा कमाइए। तो जब आपने स्केचिंग करना स्टार्ट किया, पेंटिंग का जुनून आपके था, आपने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, इतनी पहचान बनाई है, तो परिवार की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बेटा इस पे कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, या किसी ने ऐसे टोका नहीं कि रिश्तेदार अक्सर बोलने लगते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, पैसा कमाना है, इस तरह की दिक्कतें नहीं आई आपके सामने? नहीं, वो तो यदि आपके दिमाग में ये चीज़ आई है तो ये कन्फर्म है कि भाई मेरे भी ये दिक्कत आई है। स्टार्टिंग में मना किया था कि भाई नहीं पेंटिंग में क्या है कोई स्कोप है नहीं, और यहाँ के गांव में तो इस चीज़ का कम है, आपके मुंबई में वहाँ तो खूब है स्कोप लेकिन गांव में कम है। लेकिन
मेरे दिमाग में था कि भी नहीं कर लेंगे, यदि कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अपन पीछे पड़ गए ना कुछ तो मिलेगा। और मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई में शायद इतना नहीं कर पाऊंगा जितना इस कला के माध्यम से। तो मैंने सुनी नहीं वैसे घर वालों की, वो भी मानते हैं कि भी गलत है कि भी घर वालों की सुननी चाहिए, लेकिन मेरा भी ये है जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कि बच्चे हैं उनकी एक बार सुननी चाहिए अपने को, एक बार मौका देना चाहिए उनको। अब बच्चे लोग हैं उनको भी जिद नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वैसे जिद नहीं की, उनको कहा ठीक है मैं साथ में पढ़ाई भी करूँगा लेकिन पेंटिंग नहीं छोड़ूंगा मैं। तो पहले उनको मैंने थोड़ा बहुत करके दिखाया तो उनकी भी इच्छा हुई कि नहीं ठीक है कर लेगा ये। पहले से तो बढ़िया है कि भी पहले तो पढ़ाई में भी नहीं था, कहीं नहीं था, अब कम से कम कुछ नाम तो कर रहा है। तो उन्होंने अब नहीं कहते, पहले कहते थे, अभी भी कह देते हैं कि भी चलो देख लेना, अब तू जानता है, बहुत बढ़िया है। हम्म। जी बिल्कुल। नहीं, ये बात तो आपने सही कही। हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की प्रतिभा अलग होती है, उसमें अलग क्षमताएं होती हैं। तो पेरेंट्स को एक बार इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए। भेड़ चाल में चलना आज के जमाने में बच्चों के साथ ही नुकसान हो जाता है आगे चल के। उनकी प्रतिभाओं को निखरने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल। और 23 साल की छोटी सी उम्र में आप 46 से ज्यादा रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स पा चुके हैं। कोई ऐसा यादगार अवार्ड या रिवॉर्ड, कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो आपके लिए बहुत खास सबसे पहले तो वही जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, कभी मेडल नहीं पहना था मैंने, सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन मेडल की इच्छा थी कि कभी अपन भी मेडल पहने। तो हमारे यहाँ शेखावटी नाम से एक होता है कंपटीशन, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तब मैं अपने मामा जी को भी साथ में लेके गया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उसके बाद तो आने लग गए, जहाँ कंपटीशन में जाता तो वहाँ फर्स्ट सेकंड कभी नहीं आया, या तो फर्स्ट या थर्ड, अभी तक का यही है, सेकंड कभी आया नहीं। अच्छा। हाँ। ओके। और ये भी है वाह। कि भी और जितने मैंने अवार्ड लिए हैं तो उसमें सभी में विनर नहीं रहा मैं। तो 45 है तो इसमें ये मान लो कि 50 जगह मैंने कंपटीशन किए हैं तो कहीं हार भी मिली है। और अभी सबसे लेटेस्ट है जो सीएम सर के द्वारा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये तो हार और जीत तो हिस्सा है। मेन चीज होती है कोशिश करना, आगे, भीड़ से आगे निकल के अपने आप को जी जी। रिप्रेजेंट करना। और हार भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। अब देखिए, आज हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाए तो हम एफपी के थ्रू सीख गए। मेरी तो ये जीत हो गई कि मेरी एटलीस्ट जी जी। लर्निंग हो गई कि एफपी के थ्रू कैसे करते हैं। मनीष जी, मैं चाहूंगी कि जो हमारे साथ सोसाइटी में ऐसे ड्रीमर्स हैं या ऐसे जो है बच्चे हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनकी स्केचिंग अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, लेकिन उनके पास आसपास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है सीखने के, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे खुद को निखार सकते मैंने अभी लॉकडाउन में देखा कि मेरे आसपास में बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी स्केचिंग ये मानो कि मेरे से भी अच्छी है, लेकिन वही है कि वो आगे नहीं आ पाते और लास्ट में वो बोलते हैं हताश होना, वो हो जाते हैं। और ये है, रियल है। यदि मुझे भी यदि आज इतना कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में मैं भी शायद छोड़ देता। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सोच लिया था कि भाई नहीं अब इसको छोड़ेंगे, अपन कुछ और ही देखेंगे, लेकिन बाद में सोचा नहीं, अब इतनी अपन मेहनत की है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वो लगे रहें, और हो सके तो लगभग बोलते हैं कि भाई दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए, एक काम पे ही रहना चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी सोच है कि भी नहीं, एक साइड में काम आप देखो। जैसे हैं? अपनी पेंटिंग है तो साथ में पढ़ाई है उसको मत छोड़ो आप। और जी अपनी आर्ट को फैलाने के लिए लोगों से जुड़े आप जितना हो सके। और उनको यदि लगता है कि भाई मैं कहीं से सीख नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं है, आजकल तो बहुत जगह है, जैसे यूट्यूब है, अपन वहाँ से सीख सकते हैं। और यूट्यूब में भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अपने होता है कि एक वीडियो देख लिया, बाद में आगे से आगे देखते जाते हैं तो 3 4 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं।
कि ये आसान है, ये आसान है। तो पेंटिंग का और ये सिंगिंग का तो ये है कि भी अपन जितना इसका रियाज करेंगे, जैसे म्यूजिक में, वैसे पेंटिंग में अपन जितनी बनाएंगे ना, उतना अच्छा अपने आप होगा। बस ये है कि भी सोशल मीडिया उस पर एक्टिव हो और अपने आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जितने लोग हैं उनसे मिलें आप, तो अपने आप रिजल्ट आएगा। कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट आपके मुंबई में जिनको मतलब पेंटिंग से ही बहुत जानते हैं, मिलियन में फॉलोअर हैं, तो वो पेंटिंग के माध्यम से है। मनीष जी, कितनी तरह की आर्ट आप बनाते हैं पेंटिंग? मेरा स्केचिंग है, उसके बाद ऑयल एंड कैनवास में है, एक्रेलिक में मैं बनाता हूँ। मॉडर्न आर्ट का ज़्यादा है। स्केचिंग का तो अभी लॉकडाउन में आया था, क्योंकि बहुत लोग कहने लगे हमारा स्केच बनाओ, हमारा स्केच, तो मैंने सोचा नहीं, स्केचिंग में थोड़ा कर लेते हैं। तो स्केचिंग का बाद में लॉकडाउन में मैंने थोड़ा रियलिस्टिक पे आया स्केचिंग में, पहले नॉर्मल में था, लेकिन मॉडर्न आर्ट ज़्यादा थी। मॉडर्न आर्ट में एक ये है कि भी अपनी खुद की थीम होती है, कहीं कॉपी नहीं होता उसमें। लेकिन स्केच है वो तो देख के बनाते हैं। मॉडर्न आर्ट में टाइम भी लगता है, और एग्जीबिशन में लगाने के हो जाते हैं अपने, कि भाई हाँ ये पेंटिंग एग्जीबिशन है। स्केच है वो कम अपने एग्जीबिशन में नहीं लगा पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। जी अ, मैम। मनीष जी, ऐसे तो आपकी सारी जो कलाकृतियां होंगी, सारी पेंटिंग, सारे स्केचेस आपके दिल के करीब होंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जो उसकी रचनाएं होती हैं वो बच्चे की तरह होती हैं, वो बहुत प्यार करता है उनसे। लेकिन फिर भी बच्चों में भी अंतर हो जाता है, कई बार कोई बच्चा ज्यादा प्यारा होता है, कोई ज्यादा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपकी अपनी सबसे दिल के करीब जो कोई ऐसी पेंटिंग या कोई आपकी ऐसी रचना जो आपको खुद बहुत पसंद हो? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं ये कहूँगा, जो एक तो मेरी फर्स्ट पेंटिंग है, शायद पीछे आपको दिख भी रही हो, भीमराव अम्बेडकर जी की फर्स्ट में है। वो मैंने सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी। उसको मैंने लेमिनेशन करवा के अभी भी रख रखा है। उसमें लिख भी रखा है कि भी इस क्लास में बनाई थी। उस टाइम में आर्टिस्ट ने पेंटर लिखता था, पेंटर मनीष ढाका। तो एक तो वो पेंटिंग है। उसके बाद वैसे काफी पेंटिंग है, सबका मन है ये कि भी ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन जो अभी बाल्मीकि रामायण आई है, वो जी मेरे लिए ये है कि भाई एक बहुत बढ़िया मानूंगा। कि उसकी वजह से थोड़ी ये मानो, सीएम सर हैं, उन्होंने भी मुझे बधाई संदेश दिया था। तो एक वो जी। 20 पेंटिंग बनाई थी मैंने ब्लैक पेन से। हम्म। तो एक मेरी फर्स्ट पेंटिंग है वो, और ये बाल्मीकि रामायण है वो। और वैसे तो काफी मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि वाह। कौन सी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक कलाकार के लिए सारी ही उसकी जो है कृतियां बहुत खूबसूरत और करीब होती हैं उसके दिल के। अ, अब आपकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। आपकी पहली जो शॉर्ट फिल्म आई थी, अभी तक मेरे ख्याल से दो ही आई, एक तो अभी बनने पे है और एक आ चुकी है। मनीष जी, आप सामाजिक मुद्दों पे हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे अच्छे मैसेजेस सोसाइटी में देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपके चैनल पे भी देखा। हाँ, मैं ये भी बता दूं अपने व्यूवर्स को, जो मनीष जी की खूबसूरत आर्ट देखना चाहते हैं, वो मनीष जी का चैनल है यूट्यूब पे, मनीष ढाका आर्टिस्ट के नाम से। आई थिंक आप प्लीज आप खुद बता दें अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टा हैंडल के बारे में, ताकि जो लोग आपको देखना चाहते हैं वहां से वो आपको देख जी, दोनों आर्टिस्ट मनीष ढाका नाम से हैं, यूट्यूब भी, और मेरा इंस्टाग्राम है वो भी आर्टिस्ट मनीष ढाका। लें जी। तो वहां पे जाके मनीष जी की खूबसूरत पेंटिंग्स एंड स्केच देख सकते हैं। वहां पे मनीष जी ने कुछ सिखाने वाले वीडियोस भी डाले हैं, तो जो सीखना चाहते हैं उनको भी वहां से हेल्प मिल सकती है। तो मनीष जी, आप बात करेंगे आपकी जो पहली शॉर्ट फिल्म आई थी, किसान की मौत के बाद, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, उसमें क्या है और कैसे आपके माइंड में आया कि इस टॉपिक पे हमें एक फिल्म ऐसे बनानी चाहिए? दिमाग में आने का ये था कि मुझे किसी ने कहा कि भी आप अपन सब मिलके एक सॉन्ग निकालते हैं। तो मैंने सोचा सॉन्ग में शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सॉन्ग मुझे गाना आता नहीं।
तो मेरी इच्छा होती है कि जो काम मैं करूं तो उसमें मैं भी दिखना चाहूं। तो कोई या तो शॉर्ट अपन मूवी बनाए, तो उस टाइम बाद में मैंने सोचा क्या टॉपिक लें, तो उस टाइम वो किसान वाला मुद्दा भी स्टार्ट था। तो मैंने आंदोलन को न लेके एक किसान है उसकी स्थिति को मैंने अपनी मूवी में दिखाने की कोशिश की कि भी एक किसान है, वो कितना मतलब एक परेशानी में झेलता है। वो अपने बच्चों को भी पढ़ाता है, अचानक कुछ ऐसी कठिनाई आ जाती है कि भी उसका जो साधन है खेत में काम में लेता है वो भी बिक जाते हैं। बाद में पैसे के लिए वो कहीं जाते हैं लेकिन वो पैसे भी नहीं मिल पाते। इस टाइप से खूब किसानों के सामने आता है। और किसान है वो रियल में अन्न देवता है कि वे किसान है वही जो आज कितने भी बड़े लोग हैं उनके जो खाने का है वो किसानों से ही जाता है। लेकिन बिल्कुल। सबसे ज्यादा परेशान अपन देखें तो किसान ही है। और किसान के पास यदि कोई मजबूरी हो जाती है, पैसे की आवश्यकता है, तो बाद में वो बड़े लोग हैं तो उनका शोषण करते हैं, ज्यादा ब्याज में देते हैं। तो इस टाइप से मैंने एक शॉर्ट मूवी बनाई। जी। और दूसरी आपकी जो शॉर्ट फिल्म आने वाली है वो भी एक सामाजिक कुप्रथा पे आधारित है, आटा साटा, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, वो किस विषय पे आधारित है? आटा साटा शायद हो सकता है आप नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादा है। आटा साटा का मतलब ये है जब एक घर में एक भाई बहन है तो उसमें क्या है, ज्यादा ये होता है जो भाई है वो या तो उसकी एज ज्यादा हो जाती है, कुछ गंदी आदत उसमें होती है जैसे शराब नशा है, या हो सकता है वो कोई काम नहीं करे घर पे ऐसे बैठा रहे, तो उसकी शादी नहीं होती। अब शादी नहीं होगी तो घर वाले क्या करेंगे, वो जो उसकी बहन है उसको मतलब उसके लिए एक बचा के रखेंगे कि जब इसकी शादी नहीं होगी तो इस बहन को अपन देख के और लड़की ले आएंगे। तो एक वैसे देखे तो सौदा हो गया वो। अब वो बहन है उसकी मतलब एक वो पढ़ाई में भी बढ़िया है, अपने भाई से भी बढ़िया, उसके भी एक सपने होते हैं कि भाई मैं एक अच्छे घर में जाऊं, मुझे जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो भी मेरे लायक होगा, मेरे जितनी एज का होगा, और मैं जॉब करूंगी वो भी अच्छे इंसान हो। लेकिन जब आटा साटा होता है, जब अपने भाई के बदले में वो जाती है, तो सामने उसको लड़का वो अच्छा नहीं मिलेगा, कंफर्म है, क्योंकि वो सामने वाले भी आटा साटा ही होते हैं। वो भी सामने जो लड़का है वो भी शराबी मिलेगा और उस लड़की से बड़ा ही मिलेगा। यहाँ ये होता है लड़की है 20 की और लड़का 30 का, इतना हो जाता है। फिर वहां जाने के बाद उसको ये मतलब माहौल सेट नहीं होता, क्योंकि वो लड़की वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, और अपने भाई के लिए वो जाती है। तो सामने वाली लड़की है वो इधर आती है, तो दोनों का सेम ही खेल है। तो वहां जाने के बाद वो पति है वो मतलब शराबी है, तो उसकी आदत तो गंदी है ही, उसके साथ मार पिटाई है, ये सब चलता है, पढ़ने देते नहीं उसको। तो लास्ट में या तो वो परेशान होके घर आने की सोचती है, तो उसकी माँ ये बोलती है कि बेटा जैसे तुम घर पे आओगी तो तुम्हारे भाई का घर है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की अपने घर आएगी तो इस साइड जो लेके आए थे बदले में वो भी अपने घर पे जाएगी, तो दोनों घर बर्बाद हैं। और यहाँ ज्यादातर यही होता है कि लड़की आ भी जाती है घर पे तो इस वाली भी वापस चली जाती है, या कोई एक सुसाइड कर लेता है तो दूसरी अपने आप छोड़ के चली जाती है। तो इसमें फायदा कहीं नहीं है, नुकसान ही तो नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए आवाज उठा के। और मनीष जी, हमारे शो के दो खास प्रश्न हैं जो मैं हर एक गेस्ट से पूछती हूँ। शो का नाम भी वही है, लाइफ सक्सेस एंड दिव्या। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके लिए लाइफ क्या है और सक्सेस के पैरामीटर आप क्या मानते हैं? मेरा ये है कि लाइफ में ज़्यादा भागा दौड़ नहीं हो, एकदम अपने सिंपल। लेकिन लाइफ यदि जीनी है तो अपने जानने के बाद लोग अपने को याद करें। पैसे हैं तो पैसे के लिए अभी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ हो रही है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ मैं भी मानता हूँ कि पैसा होना ज़रूरी है,
लेकिन इतना भी पागल न बने कि भी किसी का नुकसान कर दें पैसे कमाने के चक्कर में। अपन पैसे कमाए तो उनको किसी भले काम में अपन लगाएं, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे अभी अपने रतन टाटा जी हैं, उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं तो उन्होंने लगाए भी खूब है और गरीबों की हेल्प भी की है। तो पैसे जी कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही जी तरीके से कमाएं। और दूसरा लाइफ का यही है कि भाई अपन यहाँ आए हैं तो जितना हो सके लोगों से जुड़ा अपन रखें, जितना हो सके लोगों से अपन मिलें और एक अच्छी छवि बनाएं। अपने यहाँ जाने के बाद लोग याद करें और एक अच्छे इंसान के रूप में जाने, तब तो अपनी लाइफ बढ़िया मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है स्वाभाविक, क्योंकि हम सभी चाहते हैं, जैसे समाज में कुछ गलत होते देखते हैं तो खुद का एक मन होता है कि इसको रोकना चाहिए, लेकिन आगे बहुत कम लोग आ पाते हैं, सब लोग आगे नहीं आ पाते। तो कोई ऐसा, कोई खास वजह, कोई इंसिडेंस ऐसा जिसने आपको इतनी कम उम्र में आगे आने के लिए मजबूर कर दिया, या क्या ऐसा कुछ हुआ कि आप सोशल वर्क में आ गए या सोशल एक्टिविस्ट हो गए? मेरा ये है कि भाई अपन काम तो करेंगे, लेकिन जैसे कुछ पैसे अपन वैसे उड़ा देते हैं, कर देते हैं, तो क्यों न अपन उन लोगों के लिए करें जिनको रियल में वास्तव में ज़रूरत है। क्योंकि इस लाइन से मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि मुझे थी। क्योंकि मैंने बताया कि भी मैं कोई बड़े परिवार से नहीं था, एक मिडिल गांव में रहने वाला था। तो मेरी भी एक इच्छा होती है कि भी जैसे जिनके माता पिता नहीं है तो उनके लिए मैं कुछ करूं। तो अभी वैसे मैंने कुछ इतना किया नहीं, लेकिन मेरी एक ये शुरुआत है कि मैं कुछ अच्छा करूं। और ये पेंटिंग के माध्यम है या कोई भी रहेगा मेरा माध्यम पेंटिंग ही। अब साइड में कोई भी बिजनेस करेंगे तो उनसे जो भी पैसा आएगा, मेरी हमेशा यही रहेगी कि भाई अपन उन लोगों के लिए करें। और आगे आने का ये है कि भाई बहुत लोग हैं जो अभी आगे आ रहे हैं लोगों की मदद में, तो हो सकता है छोटा सहयोग एक मेरा भी हो जाए। इसीलिए मेरे बस ये इच्छा है कि भाई ठीक है, अपने उन लोगों से जुड़ेंगे तो एक मेरी सोच है कि गरीबों की किसी की मदद अपन करेंगे ना तो एक मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो बस इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। बाकी ये नहीं कि भी अपने को ये करना ही है, किसी ने मुझे कहा है कि भी नहीं आपको ये काम करना, वो नहीं। लेकिन ये वास्तव में अपने स्कूल टाइम में भी देख लो, कोई मतलब अपना दोस्त है कोई भी है, वो एक पेंसिल के लिए भी परेशान है, अपन उसको दे देंगे तो वो कितना खुश होगा। तो बस यही है कि भी लोगों जी की जितनी अपन हो सके हेल्प करें, तो वो दुआएं भी देंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तो अपने भी मन में एक शांति रहेगी फालतू की, और जो दिमाग है वो अपन नहीं बढ़ाएंगे। फिर उनके बीच में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जो रियल में वास्तव में जो बोलते हैं दुनियादारी, वो देखने को वहां मिलेगी अपने को। जी जी, बहुत खूब। मनीष जी, आपका OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, एक रंगोली बनाने के लिए उसमें। तो आगे के फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? हम ये मान के चलेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मनीष झाका जी का नाम होगा? हाँ, मेरी भी इच्छा यही है और मैंने अप्लाई कर दिया उसमें, और मेरी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अभी मेरी बस ये है, ये मूवी आने के बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस रिकॉर्ड के लिए बैठ जाऊंगा। वो रिकॉर्ड है थोड़ा, क्योंकि गिनीज का है तो कठिन है, लेकिन मेरे ये है कि भाई मैं कर लूंगा वो। 70 घंटे कंटिन्यू पेंटिंग का है तो थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि बीच में मैंने किया था 45 घंटे तक कंटिन्यू का प्रैक्टिस किया था, लेकिन बीच में वो मौसम चेंज होता है तो नींद ज़्यादा आती है अभी। तो अभी नहीं, अभी जैसे मूवी का हो जाएगा तो गिनीज के हम्म। लिए मैं करूँगा। अप्लाई कर दिया मैंने, एप्लीकेशन भी आ चुकी है, बस करना बाकी है और आप लोगों की दुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट विशेस हैं आपके साथ मनीष जी, जरूर आप का सपना पूरा होगा और हमारे देश का नाम होगा, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जरूर आपके साथ हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए
क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट भी और एज अ सोशल एक्टिविस्ट? सबसे पहले तो जितने भी कलाकार हैं उनके लिए ये है कि अभी देखने में आता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को सपोर्ट नहीं करता, तो ये थोड़ा अपने निकाल दें तो बढ़िया है, क्योंकि अपन एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहाँ क्या थोड़ा सा पीछे खींचने में लगे रहते हैं कि भाई हाँ ये आगे गया तो उसकी कमियां निकालना। हाँ कमियां निकालो तो उसको पब्लिक के सामने निकालना क्यों, उसको पर्सनली बताइए। यदि बताना ही है उसको रियल में आगे बढ़ाना है तो उसको समझाएं ये है वो है। तो एक कलाकार दूसरे कलाकार की मदद करेगा तभी कलाकार हैं वो मतलब सबके सामने आएंगे। और दूसरा ये है जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जितने भी हैं उनकी कोई इच्छा है, जैसे खेल में जाना है पेंटिंग में जाना है, तो उनको एक बार मौका दें। और जितने भी बच्चे हैं जो किसी आर्ट यानी मूवी है चाहे कोई भी फील्ड है पढ़ाई से छोड़ के अलग में जाना चाहता है, तो उसमें एक बार यदि घर वाले नहीं माने तो कोई ना आप कैसे भी करके एक बार उनको विश्वास दिलाएं, जिद न करें, उनको विश्वास पहले दिलवाना चाहिए अपने को। जी बिल्कुल, बहुत खूब। और आई होप कि आपके जो मैसेजेस हैं वो लोगों को हेल्प करेंगे। आपकी जो जर्नी है अब तक की जो आपने हमारे साथ शेयर की वो लोगों को हेल्प करेगी, और यही इस शो का पर्पस है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे लेकिन उसके बाद भी आप हमारे साथ लगातार बने रहे, उतनी ही कोशिश करते रहे जितनी मैं कर रही थी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत अपना जो है लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका भी, कि आपने मतलब एक मैंने देखा कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी आपने पेशेंस बनाए रखा। यह भी एक मुश्किल है, नहीं होता है कि नहीं छोड़ो अब नहीं होगा चलो बाद में देखेंगे, लेकिन एक कोशिश आपने भी की। तो मेरा भी मन रहा कि भी नहीं अपन करेंगे, कोई नहीं जितना होगा कोई नहीं, क्योंकि लाइव है कि अपना कोई वैसे फिक्स नहीं है, लोग अभी भी देखेंगे अपने को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी है कि भाई आपका मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा कि भाई आपने मुझे मैसेज में भी सपोर्ट किया, नहीं अपन कोशिश करेंगे अपन यहाँ नहीं, यानी आधा घंटा लेट होने के बाद भी अपनी कोशिश है वो सफल रही अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो जो शो है वो इसीलिए है लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो मैं अपना पर्पस जरूर अपनी तरफ से पूरा करना चाहती हूँ। कितनों तक पहुंचता है, कितने इसका लाभ उठा पाते हैं, ये तो हर एक का अपना रवैया होता है, एटीट्यूड होता है कि वो कितना सीखना चाहता है। बट हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जरूर ऐसी स्टोरीज लेके आए। और थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।